अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान नियाज़ई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की हमारी इस नशिस्त का मौजू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और आज का हमारा ये टॉपिक पिछले कुछ नशिस्तों में जो हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उन्हीं पर बेस करता है और जो कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और उसको हम आज के इस नशिस्त में आगे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा आज का ये लेक्चर या हमारी आज की ये नशिस्त किन सेक्शंस पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे, उसमें उसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा सेक्शन है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिजल्ट्स का, कि जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहें तो उसके सॉल्व करने के नतीजे में हमारे पास किस किस तरह के रिज़ल्ट्स आ सकते हैं और उन रिज़ल्ट्स को फिर हमने इंटरप्रेट कैसे करना है। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और 3 के करीब हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इनको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे ताकि अगर आपके जहनों में कोई कन्फ्यूजन रह भी जाती है तो वो बिल्कुल इन एग्जांपल्स के ज़रिए से दूर की जा सके। तो अभी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपने आज के पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि ब्रीफ ओवरव्यू का सेक्शन है। तो अगर मैं सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी कि a system of linear equations or a linear system can roughly be defined as a collection of two or more linear equations involving the same variables। अच्छा, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दरअसल एक कलेक्शन होती है लीनियर इक्वेशंस की और कलेक्शन से मुराद एक ग्रुप होता है लीनियर इक्वेशंस का। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है ये हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि ऐसी इक्वेशन जो कि किसी लाइन को रिप्रेजेंट करे उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं या इक्वेशन ऑफ अ लाइन भी कहते हैं। और उसकी जनरल फॉर्म अभी हमने देखी थी कि y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म जो हमने देखी थी। तो कोई भी इक्वेशन जो कि उस जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई करती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं या किसी एक ख़ास लाइन की इक्वेशन कहते हैं या इक्वेशन ऑफ अ लाइन कहते हैं। तो अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? हमारे पास उसी तरह की जो इक्वेशन ऑफ लाइंस होती हैं अगर वो हमारे पास ग्रुप की फॉर्म में मौजूद हों तो उसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ताबीर कर देते हैं। और उसमें अगेन हमारे पास अगर एक ग्रुप ऑफ इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है, तो उसमें एक चीज़ होना लाजमी है कि उसमें जो वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारी इक्वेशंस में सेम हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक इक्वेशन हमें गिवन है उसके अंदर एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं जो कि हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए हैं और दूसरी इक्वेशन में कुछ और वेरिएबल्स अगर आ जाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक अगर कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस है या अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो उसमें वो सारी इक्वेशंस होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए कि जिनके वेरिएबल्स भी सेम हों। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा जो हैं वो लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है। तो हम फ़िलहाल हम यहाँ पर ऐसे सिस्टम्स को देखेंगे कि जिसमें सिर्फ दो इक्वेशंस इन्वॉल्व होंगी। दो से ज़्यादा इक्वेशंस जिस सिस्टम में इन्वॉल्व होंगी उसको हम फ़िलहाल यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है या लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम होता है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी यानी कि उसमें भी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी वेरी कर सकता है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर ऐसे सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हों और उसमें कोई से भी दो मखसूस जो है वो वेरिएबल्स हों। और तो ऐसे हम सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे कि जहाँ पर सिर्फ दो लीनियर इक्वेशंस होंगी और दो वेरिएबल्स होंगे। और इसके जो ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं यानी कि अगर हम दो से ज़ायद लीनियर इक्वेशंस को फिर हम किसी और नशिस्त के लिए छोड़ देंगे क्योंकि वो फिर हम ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में चले जाएंगे। तो फ़िलहाल इसको सिंपल रखते हैं। ये हमारे पास ब्रीफ ओवरव्यू हो गया। इसके बाद पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिज़ल्ट्स पर चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं देखता हूँ मेरे पास नीचे जगह मौजूद है कि हमने लास्ट अपनी आखिरी नशिस्त में अपनी पिछली नशिस्तों में देखा था कि अगर हमारे पास किसी भी लाइन की कोई इक्वेशन गिवन हो, वो कुछ भी हो सकती है, तो उसको हम
एक ग्राफिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमें एक इक्वेशन गिवन थी और हमने उसको इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन थी और हमने उस लाइन को ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट कर दिया। तो हमने ये अपने पिछली नशिस्तों में देखा था कि अगर हमें इक्वेशन गिवन हो तो हम उस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए ग्राफ बना सकते हैं उस लाइन का, और अगर हमें ग्राफ गिवन हो लाइन का तो उस ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये तो हमने देखा था कि हम एक लाइन के लिए कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो उसमें क्या होगा कि उसमें हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो हमारे पास दो अगर लीनियर इक्वेशंस हैं उसका मतलब है कि हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशंस हमें गिवन है, और इन दो लाइंस को अगर मैं इक्वेशन से ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मेरे ग्राफ के ऊपर भी फिर दो लाइंस आनी चाहिए, और वो दो लाइंस किसी भी तरह की हो सकती हैं। तो वो दो लाइंस इस तरह भी हो सकती हैं, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, या इस तरह भी हो सकती हैं पैरेलल होंगी, या एक दूसरे के ऊपर भी आ सकती हैं। तो उसके मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हो सकते हैं। और तो यहाँ पर इसको अगर मैं दोबारा से आपके लिए इसको समराइज़ करना चाहूँ तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हम इक्वेशंस को ग्राफ की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो इक्वेशन लाइन की हो उसको हम ग्राफ की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास अगर ग्राफ गिवन हो और ग्राफ में लाइन गिवन हो तो उस ग्राफिकल फॉर्म को हम इक्वेशन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लाइन के लिए। तो जब हमारे पास सिस्टम आ गया है तो सिस्टम के साथ भी हम बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास सिस्टम में दो लीनियर इक्वेशंस थी तो हमारे पास ग्राफ में दो लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हमारे पास ये सिस्टम होगा और अगर हम उस सिस्टम को सॉल्व करना चाहेंगे तो सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब होता है कि हम उन दो लाइंस जो हमारे पास गिवन हैं, चाहे वो इक्वेशन की फॉर्म में हो या फिर ग्राफ की फॉर्म में हो, तो हम उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे होते हैं। यानी हमारे पास दो लाइंस गिवन हैं तो उस दो लाइंस को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो उनके सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये दो लाइंस हैं, तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये दो लाइंस हैं और अगर हमने इन दो लाइंस को सॉल्व करना है तो इनको सॉल्व करने का मतलब ये होगा कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी होगा ये इन दो लाइंस का हमारे पास सोल्यूशन होगा। तो ग्राफिकल फॉर्म में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम देखते हैं और इक्वेशंस की फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम उन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। यानी एक इक्वेशन से पहले एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको रिप्लेस करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अभी मैं दोबारा रिव्यू कर देता हूँ। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, उसके अंदर कुछ इक्वेशंस होती हैं और उन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमने उन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब चूँकि हमने यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है और उसको हमने ग्राफ की शक्ल में भी हम प्लॉट कर सकते हैं या वैसे भी हम इक्वेशंस को भी देख सकते हैं, तो उसकी ऑब्वियसली कुछ नतीजा निकलेगा, कुछ रिज़ल्ट निकलेगा और उसके रिज़ल्ट की कुछ पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो उस पॉसिबिलिटीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इफ़ वी ट्राई टू ग्राफ अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, यानी कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो गिवन था उसको अगर हम ग्राफ की शक्ल में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। वो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहला पॉइंट देख लेते हैं, बोथ दी स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स आर डिफरेंट। यानी कि अगर हमारे पास दोनों लाइंस को अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है और या हमारे पास दोनों लाइंस का अगर ग्राफ गिवन है और उनके स्लोप भी डिफरेंट है और वाई इंटरसेप्ट भी हमारे पास दोनों लाइंस का डिफरेंट है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो है वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो मिसाल के तौर पर ये जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दो लाइंस की ना स्लोप सेम है और ना ही वाई इंटरसेप्ट सेम है। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस आएगा कि जब हमारे पास लाइंस की ना स्लोप सेम होगी और ना ही वाई इंटरसेप्ट सेम होगा बल्कि दोनों डिफरेंट होंगे, तो ऐसे केस में हमारे पास लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। और जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन था तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद है, और वो सोल्यूशन क्या होगा, वो सोल्यूशन वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा कि जहाँ पर दोनों लाइंस आपस में मीट कर रही हैं। तो ये हमारे पास पहला सिनेरियो हो गया रिज़ल्ट का। फिर इसी तरीके से हमारे पास दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि हमारे पास स्लोप्स सेम हों दोनों लाइंस की, लेकिन वाई इंटरसेप्ट्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट हों।
तो अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ जाए कि जहाँ पर हमारे पास दो लाइंस की स्लोप सेम है लेकिन उनका वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्योंकि हमें पता है, हम पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि पैरेलल लाइंस को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो पैरेलल लाइंस कुछ इस तरह की होती हैं, और पैरेलल लाइंस की स्लोप हमें पता है कि जिन लाइंस की स्लोप सेम हो और उनका वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट हो, तो वो जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और यहाँ पर पैरेलल लाइंस की स्लोप क्यों सेम होती है? वो इसलिए होती है कि स्लोप हमें क्या बताती है? डायरेक्शन और उसका तिरछापन बताती है, स्टीपनेस बताती है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इन दोनों लाइंस का जो तिरछापन है या जो स्टीपनेस है और जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। दोनों लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हैं और दोनों लाइंस का तिरछापन या जितनी टिल्ट हुई हुई है वो भी दोनों का सेम है, स्टीपनेस भी सेम है, तो इन दोनों की स्लोप सेम होगी। लेकिन अगर आप देखें तो इनका वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो इन दोनों लाइंस का वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट है। तो जब भी आपके पास दो ऐसी लाइंस हों कि जिनकी स्लोप सेम हो मगर वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट हो, तो उसका मतलब होगा कि लाइंस पैरेलल हैं। अब जब हमें ये पता चल गया कि लाइंस पैरेलल हैं, तो उसका मतलब ये है कि, और हमें पता भी है कि पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती। यानी इसको मैं एक्सटेंड करूँगा तो ये यूं ही चलती जाएंगी लाइंस और आपस में कभी मीट नहीं करेंगी। तो जब ये दो लाइंस आपस में कभी मीट नहीं करेंगी, तो इसका क्या मतलब होगा कि जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे से मीट नहीं कर रही तो उनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं होगा। और जब इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं है तो इसका मतलब है कि पैरेलल लाइंस का हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं होगा। तो ऐसा केस, ऐसा सिनेरियो कि जिसमें आपके पास स्लोप सेम हो दो लाइंस की मगर वाई इंटरसेप्ट हमारे पास जो हैं दो लाइंस के वो डिफरेंट हो, तो ऐसी लाइंस हमारे पास पैरेलल लाइंस होंगी और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और चूंकि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ऐसी लाइंस का हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो फिर नो सोल्यूशन होगा, यानी ऐसी लाइंस का कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि बोथ दी स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स आर सेम, यानी कि तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि हमारे पास स्लोप्स भी सेम हों और वाई इंटरसेप्ट्स भी हमारे पास सेम हों। तो इस केस को भी हम अगरचे पहले देख चुके हैं पिछली नशिस्तों में, लेकिन दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लाइन ये मौजूद थी और अब एक दूसरी लाइन जो है उसकी स्लोप भी सेम है इसी लाइन के और उसका इंटरसेप्ट भी सेम है। तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि वो दूसरी लाइन भी इस लाइन के ऊपर आ जाएगी। तो अगर मैं दूसरी लाइन के जिसका स्लोप और इंटरसेप्ट इस लाइन के सेम है तो मैं ड्रॉ करूँगा तो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी। तो जब दो लाइन्स एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो क्या होता है कि वो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करी होती हैं? हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी होती हैं। तो चूंकि दो लाइन्स एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी हुई हैं तो हर जगह से एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी, यानी हर जगह वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, यानी बहुत ज़्यादा जगह इंटरसेक्ट करी हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसका जो ऐसी लाइंस फिर जो एक दूसरे के ऊपर हों या आइडेंटिकल हों तो उनके फिर जो हमारे पास सॉल्यूशंस आते हैं वो भी हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन सिनेरियोज देखे हैं। पहला सिनेरियो था कि बोथ दी स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स आर डिफरेंट, हमारी स्लोप्स और वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट अगर हों दोनों, तो उस केस में हमारे पास दी टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, दोनों लाइंस एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। और चूँकि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब है उन दो लाइंस का एक सोल्यूशन होगा और उस सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होगा। और वो सोल्यूशन क्या होगा? वो वही पॉइंट होगा कि जिस पर वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरा सिनेरियो हमने देखा था कि हमारे पास स्लोप सेम हो मगर वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट हो। इस केस में हमारे पास लाइंस पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइंस का हमें पता है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, लिहाजा इनका सोल्यूशन भी नहीं होगा। तीसरा केस हमने देखा था कि लाइंस की स्लोप और इंटरसेप्ट भी अगर सेम हो दोनों, तो लाइंस या तो आइडेंटिकल होंगी या एक दूसरे के ऊपर पड़ी होंगी। तो ऐसा अगर केस होगा तो इसका मतलब है कि लाइन हर जगह पे एक दूसरे को, दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और हमारे पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स की जो है पॉसिबिलिटीज़ आ गई। और अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ और हमारे पास अगला सेक्शन में है एक एग्जांपल गिवन है। तो हम क्या करते हैं, हम इस एग्जांपल को पहले सॉल्व कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। और हमारे पास तीन एग्जांपल्स हैं और तीनों सिनेरियोज से रिलेटेड एक एक एग्जांपल है। तो आपको अगर यहाँ पे भी सही से समझ नहीं आया तो आपको इन एग्जांपल से सही समझ आ जाएगा। हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर टू दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बिलो। तो हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है जिसके अंदर दो इक्वेशंस हैं, दो लाइंस हमें दी गई हैं
हमने बताना है कि इन दो लाइंस का सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं, यानी और हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि ज़ीरो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन इनका पॉसिबल है, या दो सोल्यूशन पॉसिबल है, या मोर देन टू सोल्यूशन पॉसिबल है। और सोल्यूशन से मुराद क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं इन दो लाइंस के। तो ये फाइंड करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। स्टेप 1 में मैंने क्या किया है, वी कैन सिंप्लीफाई बोथ द इक्वेशंस इनटू दी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म। तो हमने सबसे पहले क्या किया है कि हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन थी लाइंस की, मैंने उनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म होती है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि y के साथ जो भी मेरे पास कोफिशिएंट होता है मैंने उसको 1 करना है और y को मैंने एक तरफ कर देना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो दो इक्वेशंस आई हैं वो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दी हैं। एक को मैंने 1 का नाम दिया है, दूसरे को मैंने 2 का नाम दिया है। अगर 1 में अगर हम देखें तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो यानी हमारे पास स्लोप क्या आई है? स्लोप हमारे पास 3 आई है। और इसका इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट पहली लाइन का हमारे पास 3/2 है। इसी तरीके से दूसरी लाइन को देखें तो दूसरी लाइन की स्लोप हमारे पास 3 है और इंटरसेप्ट 2 है। तो अगर स्टेप 2 में मैंने इसको चीज़ को लिखा भी हुआ है और फॉर्मली, एज वी कैन सी बोथ द इक्वेशंस हैव सेम स्लोप्स बट डिफरेंट y इंटरसेप्ट्स। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि दोनों इक्वेशंस की स्लोप्स तो सेम हैं लेकिन इंटरसेप्ट्स दोनों के डिफरेंट हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास स्लोप्स दो लाइंस हैं उनकी सेम आएगी मगर इंटरसेप्ट्स डिफरेंट हैं। तो ऐसी लाइंस जिनकी स्लोप सेम हो, इंटरसेप्ट डिफरेंट हो, वो लाइंस पैरेलल होती हैं। दिस मीन्स डैट द टू लाइंस आर पैरेलल। और हमें पता है कि पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एंड विल नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, हेंस दिस सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सिस्टम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जब इंटरसेक्ट नहीं करती तो इन पैरेलल लाइंस का सोल्यूशन भी नहीं होगा। तो हमारे पास फिर कौन सा ऑप्शन सही हुआ? हमारे पास ऑप्शन ए ठीक हुआ, यानी कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, ज़ीरो सोल्यूशन है, यानी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये हमारे पास एग्जांपल 1 थी। अब हम अपनी एग्जांपल 2 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी सोल्यूशंस आर देयर टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बिलो। तो अब हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं और अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसमें दो इक्वेशन है। अब हमने देखना है कि इसके कितने सोल्यूशंस पॉसिबल हैं। अगेन सोल्यूशन से मुराद कि इन दो लाइंस के कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं। अगेन हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमने इनमें से एक ऑप्शन को चूज़ करना है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। अगेन पहला स्टेप यही है कि मैंने इन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लिया है और पहली इक्वेशन को जब मैंने सिंप्लीफाई किया है तो मेरे पास y इज इक्वल टू -2x + 7 आया है, जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो y इज इक्वल टू -2x + 7 आ गया है, जिसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। स्टेप 2 में मैंने क्या लिखा हुआ है, एज वी कैन सी बोथ द इक्वेशंस हैव सेम स्लोप्स एंड सेम y इंटरसेप्ट्स। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि हमारी जो दो लाइंस गिवन है उनका स्लोप भी सेम है और y इंटरसेप्ट भी सेम है। दिस मीन्स द टू लाइंस आर आइडेंटिकल और प्लेस्ड ऑन ईच अदर। यानी कि हमने पहले देखा था कि ऐसी लाइंस जिनकी स्लोप सेम हो और या फिर वो एक और उनका y इंटरसेप्ट भी सेम हो, तो उसका क्या मतलब होगा कि लाइंस आइडेंटिकल हैं या एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हों, हमें पता है कि वो हर जगह दूसरी लाइन एक दूसरे को मीट कर रही होती हैं। यानी दीज टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट एवरी पॉइंट एंड एवरी पॉइंट ऑन दीज टू लाइंस विल बी अ सोल्यूशन। यानी कि इन दो लाइंस का हर पॉइंट दूसरी लाइन के पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा होगा और लिहाजा हर पॉइंट इन लाइंस का जो है वो सोल्यूशन होगा। हेंस दिस सिस्टम विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो इस सिस्टम के फिर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे, क्योंकि बहुत इनफाइनाइट जगहों पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी होंगी क्योंकि एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं। सिंस द सिस्टम हैज़ मैनी सोल्यूशंस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है और क्योंकि यहाँ पर मोर देन 2 है यानी कि इनफाइनाइटली मैनी इसी कैटेगरी में लाया करेगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल 2 का आंसर क्या है? ऑप्शन डी। तो ये हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल थी। अब चलते हैं अपनी तीसरी एग्जाम्पल की तरफ। और हाउ मैनी सोल्यूशंस आर देयर टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बिलो। अगेन हमें एक सिस्टम दिया गया है, उसके अंदर दो इक्वेशंस हैं और हमने देखना है कि इन इक्वेशंस का कितने सॉल्यूशंस हैं या कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं। अगेन इनको सबसे पहले स्टेप में हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जनरल फॉर्म में। और जब मैंने इनको सिंप्लीफाई किया है तो पहली इक्वेशन मेरे पास जो आई है y इज इक्वल टू -3x/4 -23/4 पहली इक्वेशन है।
दूसरी इक्वेशन जो सिंप्लीफाई करने के बाद आई है वो है y इज इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस 19/2। और स्टेप टू में भी मैंने ये लिखा हुआ है, एज वी कैन सी बोथ द इक्वेशंस हैव डिफरेंट स्लोप्स एंड डिफरेंट y इंटरसेप्ट्स। जैसा कि मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि दोनों की स्लोप्स यहाँ पर डिफरेंट हैं, और एक की -3/4 है, दूसरे की 1/2 है, और दोनों के इंटरसेप्ट्स भी हमारे पास डिफरेंट हैं, एक के -23/4 है, दूसरे की -19/2 है। तो ऐसे केस में हमने देखा था अभी पिछले सेक्शन में कि ऐसे केस जहाँ पर स्लोप भी डिफरेंट हो और हमारे पास वाई इंटरसेप्ट भी डिफरेंट हो, तो ऐसे केस में हमारे पास जो दो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और ये किसी न किसी एक पॉइंट पर ये एक दूसरे को मीट करेंगी। तो हमारे पास क्या होगा, जब ये किसी न किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करेंगी तो हमारे पास कोई ना कोई एक सोल्यूशन होगा इन दो लाइंस का, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो हमारे पास क्या होगा, सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर हम ऑप्शंस में से देखें तो हमारे पास ऑप्शन बी क्या है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक जो है कोई ना कोई एक आपका सोल्यूशन होगा। तो हमने देखा है कि वो सोल्यूशन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, एग्जाम्पल 3 का ऑप्शन बी है। अच्छा, यहाँ पर हमें फर्दर सॉल्व करने को तो नहीं कहा गया, लेकिन मैंने प्रैक्टिस के लिए क्या किया है कि हमें ये तो पता चल गया है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक यूनिक सोल्यूशन है, मौजूद है, यानी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। लेकिन अब ये देखना है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए मैंने मज़ीद स्टेप्स को सॉल्व किया हुआ है। अगरचे वो क्वेश्चन में हमसे नहीं कहा गया था कि हमने यूनिक सोल्यूशन की वैल्यूज़ फाइंड नहीं करनी थी, बल्कि ये बताना था कि आया कि ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो कितने करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिस के लिए फर्दर सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन एग्जैक्टली आया क्या था या उसकी वैल्यूज़ क्या थी। We aren't asked, but we can proceed further to find the solution point of intersection for this system of equations. तो हम प्रोसीड करते हैं फर्दर ताकि हम ये वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। फॉर दैट वी कैन साइमल्टेनियसली सॉल्व बोथ दीज इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हम क्या करेंगे, उसको सिंपली साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, और ताकि हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ सकें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो दो इक्वेशंस गिवन थी सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्टेप 1 में, उन दो इक्वेशंस को मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लिया है, और सब्ट्रैक्ट करने का पहला स्टेप मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास y माइनस वाई है, 0 हो जाएगा, और राइट साइड पे भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूड है। और इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो पहली ब्रैकेट से हमारे पास -5x/4 निकलेगा, दूसरी ब्रैकेट से आपके पास 15/4 निकलेगा, और इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एंड में अगर आप देखें तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो आपने दोनों इक्वेशंस को सेपरेट किया तो आपके पास x की वैल्यू, x वेरिएबल की वैल्यू 3 आ गई। अब हमने y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम करते क्या है कि हम x की वैल्यू जो 3 आई है हमारे पास, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं उन दो इक्वेशंस में से जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था। तो मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या थी, y इज इक्वल टू x/2 माइनस 19/2। इसमें मैंने x की जगह 3 पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू 3/2 माइनस 19/2। और इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो y इज इक्वल टू -16/2, और इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो y इज इक्वल टू -8। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी कि x की वैल्यू जब 3 होगी तो y की वैल्यू 8 होगी, और यही वो पॉइंट होगा कि जहाँ पर दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को मीट करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगी। लिहाजा हमारा जो यहाँ पर सोल्यूशन होगा, जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, उसका हमने देखा था कि वो एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं लाइंस, और उनका एक यूनिक सोल्यूशन था। तो वो यूनिक सोल्यूशन क्या होगा, वो यूनिक सोल्यूशन हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा यहाँ पर क्या है, वो मैंने स्टेप 5 में फॉर्मली लिखा हुआ है यहाँ पर आंसर के तौर पर, कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आया है 3, -8, यानी कि जब हमारे x की वैल्यू 3 थी तो हमारे y की वैल्यू -8 थी। तो ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल थी। तो इस तरीके से हमने 3 एग्जांपल्स की हैं, और हमारे पास जो यहाँ पर तीन पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते थे, हमने एक एक सिनेरियो की, एक एक एग्जांपल की है। और उम्मीद करता हूँ कि इस जो एग्जांपल्स थी और जिसको हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चले हैं, तो उससे अब आपको ये तीनों सिनेरियोस बिल्कुल सही से समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारी आज की ये नशिस्त अपने अख्ताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।